गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, मैं आपको बीएससी फर्स्ट ईयर में जूलॉजी सब्जेक्ट लूंगा। मेरा नाम राकेश कुमार बधाला है और आपकी फर्स्ट ईयर में जूलॉजी के 3 पेपर चलते हैं। 3 पेपर के अंदर जूलॉजी की अगर बात करते हैं, फर्स्ट पेपर होता है एनिमल डायवर्सिटी एंड टैक्सोनॉमी। ठीक है, जंतु विविधता एवं वर्गीकी। लेकिन अब ये जो फर्स्ट वर्ड है ये आपकी बुक में नहीं है। आपकी बुक में है सिर्फ टैक्सोनॉमी, वर्गीकी। ठीक है, सेकंड बुक है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, कोशिका विज्ञान एवं आनुवांशिकी। कोशिका विज्ञान और आनुवांशिकी के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ सेल के बारे में टोटल स्टडी की जाएगी, सेल ऑर्गेनल्स के बारे में स्टडी की जाएगी, सेल मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी की जाएगी। इसी के अंदर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी आती है। डीएनए कैसे होता है, आरएनए कैसा होता है, डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होगा। ठीक है, और लास्ट में है जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स की अगर बात करते हैं तो जेनेटिक्स में जो ग्रेगर मेंडल है, मेंडल के टोटल नियम्स यानी रूल्स आएंगे इसमें। फिर आपका थर्ड पेपर है वो है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी, परिवर्धन जैविकी, इसे क्या बोलते हैं हम, परिवर्धन जैविकी। और इसमें यानी एक जीव का निर्माण कैसे होता है, युग्मक बनते हैं। सबसे पहले ओवरी और टेस्टिस में युग्मक बनते हैं और युग्मकों से किस प्रकार से उनमें फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में 2n जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। 2n जाइगोट किस प्रकार से, 2n जाइगोट किस प्रकार से उसमें क्या नाम है, फर्टिलाइज क्या नाम है, क्लीवेज होगा। परिवर्धन की प्रथम अवस्था कौन सी होती है, विदलन, जिसे हम क्लीवेज बोलते हैं। क्लीवेज में किस प्रकार से ब्लास्टुलेशन होगा, ब्लास्टुला का निर्माण होगा। ब्लास्टुला से कैसे गैस्ट्रुलेशन की क्रिया होगी, फिर ऑर्गेनोजेनेसिस होगी, विभेदन होगा, फिर ऑर्गेनोजेनेसिस होगा। ऐसे पूरे जीव के निर्माण की क्रिया विधि को हम किसे पढ़ेंगे, डेवलपमेंटल बायोलॉजी में। सबसे पहले हम इसी के बारे में स्टडी करते हैं। हम सबसे पहले जो बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपकी डेवलपमेंटल बायोलॉजी है। और देखिए, डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर फर्स्ट जो लेसन है, फर्स्ट लेसन अगर हम देखते हैं, इंट्रोडक्शन है सिर्फ। इंट्रोडक्शन यानी इसके ऊपर किस प्रकार से, यानी पूर्व में यानी आदि काल के अंदर किस प्रकार से इसके बारे में मान्यताएं थी, डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंदर क्या मान्यताएं रही हैं। तो देखो, भ्रूणिकी को समझने के लिए मनुष्य का शुरू से ही यानी उसका जो इच्छा होती है, इच्छा शक्ति थी, वो बहुत ज्यादा प्रबल थी। तो कुछ सिद्धांत दिए गए उस समय, कुछ सिद्धांत दिए गए भ्रूणिकी को समझने के लिए। और उसमें दिया गया था पहले पूर्व रचनावाद। इसे क्या बोलते हैं, पूर्व रचनावाद। कुछ दर्शन शास्त्री पादरी, दर्शन शास्त्री वे होते हैं जो फिलोसफियर, उन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिलोसफियर। और वो आत्मा और परमात्मा की बातें करते हैं। इस जैसे रूसो, प्लेटो ये थे। कुछ पादरी यानी जो चर्च के अंदर जो पंडित होता है उसे हम पादरी कहते हैं। उन्होंने क्या कहा, जो पुरातन काल में जो जिन्हें हम विद्वान मानते थे, उन्होंने क्या कहा कि अंडे के अंदर नाक नक्शा पहले से ही तैयार रहता है। इस अंडे के अंदर पहले से ही पूर्व में ही रचना होती है, पूर्व में ही रचना रहती है। नाक नक्शा
होता है, लेकिन यानी जीव सिर्फ इसके अंदर ढलता है। हम इसका सेक्शन क्यों नहीं काट के देख सकते? क्योंकि ये पिलपिला होता है और इसको इतना लूज होता है कि इसका सेक्शन काटकर इसको अंदर की तरफ इस सूक्ष्म जीव को देखना असंभव है। ये एक्सक्यूज कर दिया पूर्व रचनावादियों ने। तुरंत इस वाद के देते ही एक वाद आया, उसे बोलते हैं पश्च रचनावाद। इसका खंडन किया गया। एक हिलेरी नाम के एक साइंटिस्ट थे, उसने क्या कहा कि मैं अंडे के ऊपर अगर वैक्स लगा दूं, मोम या वैक्सीन लगा दूं, तो इस अंडे से जो उत्पन्न होने वाला जो एम्ब्रियो है वो अविकसित होगा। विकसित एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होगा। अर्थात यानी इनके अनुसार तो इससे एक विकसित एम्ब्रियो बनना चाहिए, विकसित एम्ब्रियो बनना चाहिए। लेकिन हुआ क्या? क्योंकि नाक नक्शा तो ऑलरेडी तैयार होना चाहिए इनके अनुसार तो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि पश्चिम रचनावाद में इन्होंने खंडन किया, हिलेरी और उसके साथियों ने खंडन किया कि अंडे में ऐसा कोई पहले से नाक नक्शा या पूर्व रचना स्थापित नहीं होती है। अंडे के अंदर जीव का निर्माण स्पर्म और ओवम और उनमें उपस्थित गुणसूत्रों की क्वालिटी के आधार पर ही डिपेंड करता है कि बनने वाला जीव विकसित होगा या अविकसित, उसका नाक नक्शा कैसा बनेगा। क्योंकि वैक्सीन लगाने से ना तो हवा अंदर आई और ना CO2 बाहर गई, ना तो O2 अंदर आई और ना इन्वायरमेंटल इफेक्ट भी पड़ गया। तो खंडन हो गया, दो रचनावाद थी। ठीक है, उसके बाद में बेयर का नियम आया, बेयर का सिद्धांत। तीसरा कौन सा था? बेयर का सिद्धांत। इसने क्या कहा कि कोई भी जीव जब मां के गर्भ में होता है तो उसमें पहले सामान्य लक्षण उत्पन्न होते हैं, उसके बाद में विशिष्ट लक्षण उत्पन्न होते हैं। सामान्य लक्षण का मतलब इसने साफ शब्दों में कह दिया कि जैसे हम हैं, हम 3 एम्ब्रियो बना रहे हैं। एक है एम्फीबिया का, एम्फीबिया यानी उभयचर, फ्रॉग आता है इसमें। एक है एवीज, इसमें पीजन का लेते हैं हम, कबूतर का। ठीक है, एक लेते हैं हम ह्यूमन का, मैमल्स में आते हैं ये, स्तनधारियों में। इसका एम्ब्रियो स्टार्टिंग में ऐसा है, इसका भी एम्ब्रियो स्टार्टिंग में ऐसा है और इसका भी एम्ब्रियो स्टार्टिंग में ऐसा है। दिखने में तीनों सामान्य होंगे, बिल्कुल सेम दिखाई देंगे प्रारंभिक अवस्था में, क्योंकि ये तीनों के तीनों क्या हैं? तीनों के तीनों कोर्डेटा के जीव हैं। किसके सदस्य हैं? कोर्डेटा के। अतः कोर्डेटा के तीनों लक्षण पहले प्रकट होते हैं इनमें। अतः बेयर ने क्या कहा कि जीवों में डेवलपमेंट परिवर्तन के समय सबसे पहले सामान्य लक्षण उत्पन्न होते हैं, उसके बाद में उसमें जाति विशिष्ट लक्षण उत्पन्न होते हैं, विशिष्ट लक्षण। अब धीरे धीरे इसमें अलग अलग होते जाएंगे, जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा वैसे वैसे इनके अंदर अग्रपाद पक्षों में रूपांतरित हो जाएंगे, इसमें अग्रपाद हाथों में रूपांतरित हो जाएंगे। इसकी पूरी बॉडी के ऊपर हेयर पाए जाते हैं, इसमें पूरी बॉडी पर हेयर नहीं पाए जाते। ठीक है, तो इनमें विशिष्टता आती जाएगी। ठीक है ना, ये है बेयर का सिद्धांत। तो ये तो इंट्रोडक्शन है सिर्फ एक डेवलपमेंटल बायोलॉजी का।
अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो स्टार्ट करेंगे हम, वो है आपके स्पर्मेटोजेनेसिस यानी गैमेटोजेनेसिस। यानी अगर देखो इसका इंट्रोडक्शन में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले अपने परिवर्धन जीवी की यानी एम्ब्रियो बनेगा कैसे। तो एम्ब्रियो यानी भ्रूण के बनने के लिए सबसे पहले युग्मकों की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होगी? युग्मकों की आवश्यकता होगी। युग्मक इन्हें बोलते हैं गैमेट्स। और युग्मक दो होते हैं, मेल गैमेट और दूसरा होता है फीमेल गैमेट। इसे मादा युग्मक बोलते हैं हिंदी में, मादा युग्मक और सॉरी नर युग्मक, और इसे बोलते हैं मादा युग्मक। इसका नाम मादा युग्मक जो नर युग्मक होता है उसे बोलते हैं स्पर्म, शुक्राणु, और इसे बोलते हैं ओवम, अंडाणु। ये भी एन होता है और ये भी एन होता है। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के निर्माण की क्रिया विधि को बोलते हैं युग्मक जनन। क्या बोलते हैं? युग्मक जनन। और ये एक लैंगिक जनन का एक विशिष्ट लक्षण है। किसका लक्षण है? लैंगिक जनन का विशिष्ट लक्षण है, जिसमें जीव जंतु अपनी संतति को बनाए रखने के लिए जनन क्रिया करते हैं। ठीक है ना? देखो, जीव जंतु संतति को बनाने के लिए कितने प्रकार की जनन क्रिया करते हैं? दो, अलैंगिक और लैंगिक। जो उच्च जंतु होते हैं उनमें लैंगिक जनन विधि के द्वारा ही जनन होता है। और लैंगिक जनन की प्रथम जो अवस्था होती है वो होती है युग्मक जनन। प्रथम स्टेज कौन सी होती है? युग्मक जनन, जो कि विशिष्ट कोशिकाएं जिन्हें जनन कोशिकाएं कहते हैं, उन्हीं जनन कोशिकाओं में युग्मकों का निर्माण होता है, जिसे गैमेटोजेनेसिस युग्मक जनन कहते हैं। क्या बोलते हैं? युग्मक जनन। ठीक है ना? मादा के अंदर मेल के अंदर किसमें बनता है? ये टेस्टिस में। और ये किसमें बनता है? ओवेरी में, यानी अंडाशय में। और ये किसमें बनेगा? वृषण में। ठीक है? फिर आगे की क्रिया होगी, इसमें फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन निषेचन की क्रिया होगी, 2n जाइगोट बनेगा, n और n मिलकर के बनेंगे 2n जाइगोट। तो प्रथम हम पढ़ेंगे मेल गैमेट के निर्माण की क्रिया विधि। इसे बोलते हैं हम शुक्राणु जनन। स्पर्म के निर्माण की क्रिया विधि, स्पर्म जिस क्रिया विधि के द्वारा बनता है उसे बोलते हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं हम? स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन की क्रिया विधि। और ये किसमें होता है? वृषण में ये क्रिया विधि होती है। तो हम सबसे पहले हम नर मतलब युग्मक जनन में जो प्रथम जो हमारा लेसन है वो है युग्मक जनन, और उसमें जो प्रथम लेसन है अपना वो है स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन की क्रिया विधि। तो सबसे पहला जो लेसन है वो है स्पर्मेटोजेनेसिस। इसे बोलते हैं शुक्राणु जनन। ये किसमें होता है? टेस्टिस में ये क्रिया विधि होती है। देखो, अंड जनन हो या शुक्राणु जनन हो, इन दोनों के अंदर जिन कोशिकाओं से युग्मकों का निर्माण होता है उसे बोलते हैं प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स। इन्हें क्या बोलते हैं हम? प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स। ठीक है ना? अब देखिए, इन्हें बोलते हैं भ्रूणीय जनन कोशिकाएं। इन्हें क्या बोलते हैं? प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स ही है।
इन्हें क्या बोलते हैं? प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स। और यही ही यानी ओवम और स्पर्म दोनों का निर्माण करती है। ये ओवरी और टेस्टिस दोनों के अंदर ये प्रेजेंट होती है। अब देखो शुक्राणु जन्म की क्रिया विधि, शुक्राणु जन्म की क्रिया विधि को हम कितने स्टेप्स में पढ़ते हैं? 2 स्टेप्स में। प्रथम अवस्था, सुविधा की दृष्टि से मैं कितने भागों में बांट सकते हैं? इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, इसे बोलते हैं स्पर्मेटिड का निर्माण। और स्पर्मेटिड एक ऐसी संरचना होती है जिसे हम एन बोलते हैं। गोल अगुणित कोशिका अगतिशील होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिड। रेता नलिकाओं की आधारीय झिल्ली पर उपस्थित प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन 3 अवस्थाओं में करती है। कितने अवस्थाओं में करती है? 3 अवस्थाओं में। प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स इस स्पर्मेटिड का निर्माण कितने अवस्थाओं में करती है? 3 में। प्रथम है वो है मल्टीप्लिकेशन फेज, इसे बोलते हैं प्रचुरोद्भवन या गुणन प्रावस्था। गुणन प्रावस्था। दूसरी है वो है ग्रोथ फेज, उसे बोलते हैं हम वृद्धि प्रावस्था। थर्ड स्टेप जो है वो है मैच्योरेशन फेज, इसे बोलते हैं हिंदी के अंदर वो है परिपक्वन प्रावस्था। इसे हम डिवीजन फेज भी बोल सकते हैं, विभाजन प्रावस्था। ठीक है। और इन तीनों स्टेप के दौरान हमें एक अगुणित, इसे क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। जबकि अगर वास्तविक रूप से अगर हम देखें तो एक स्पर्म चम्मच की आकृति का होता है, ऐसे। ऐसे। अतः इस अगतिशील संरचना से गतिशील संरचना में बदलना होता है। अतः दूसरी स्टेप क्या है स्पर्मेटोजेनेसिस की? वो होगी स्पर्मियोजेनेसिस, अर्थात स्पर्मेटिड से स्पर्म का निर्माण होगा। यह अगतिशील गोलाकार संरचना है। इस अगतिशील गोलाकार संरचना से गतिशील पूंछ युक्त तंतुनुमा, ठीक है, तंतुनुमा संरचना कि निर्माण की क्रिया विधि क्या कहलाती है? स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहते हैं उसको? स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है। अब हम इसके अंदर देखिए, पहले फर्स्ट स्टेप पढ़ते हैं हम। पहले कौन सी पढ़ेंगे हम? प्रथम अवस्था, स्पर्मेटिड का निर्माण। देखिए ये टेस्टिस है, उसमें प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स ही है। सब की सब क्या होती है? 2n होती है। ये सब 2n है, द्विगुणित है। इनमें
समसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन। इसे बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम, जनन उपकला। और जनन उपकला के अंदर समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप इसमें काफी सारी द्विगुणित कोशिकाएं बन जाएंगी। ऐसे ये सब 2n होती है और इन्हें क्या बोलते हैं हम? स्पर्मेटोगोनिया। और अंतिम विभाजन के फलस्वरूप हमें जो कोशिकाएं प्राप्त होती हैं वो भी 2n होती हैं। और उन 2n को हम क्या बोलते हैं? ये 2n है सब, इन्हें बोलते हैं हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो इस एक लेयर से काफी सारी कोशिकाएं बन गई, ठीक है। तो ये स्टेज कहलाती है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन फेज, यानी गुणन प्रावस्था। और इसमें कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन हो रहा है, जिसके फलस्वरूप क्या बढ़ रही है? 2n कोशिकाएं। अंतिम विभाजन के फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त होती है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। अब इनमें से ये कोशिकाएं अपना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट किसमें प्रवेश करेगी? अपना आकार बढ़ाएंगी और किसमें एंटर कर जाएंगी? ग्रोथ फेज में। किसमें प्रवेश करेगी? ग्रोथ फेज में, वृद्धि प्रावस्था में। अब भी इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये तुरंत वृद्धि करने, अपना आकार जस्ट डबल कर लिया इसने इसकी तुलना में। अब ये तुरंत नीचे की तरफ एंटर करेगी 2n। इसी अवस्था के अंदर उसे हम बोलते हैं मैच्योरेशन फेज या डिवीजन फेज। मैच्योरेशन को बोलते हैं परिपक्वन अवस्था। डिवीजन फेज का मतलब है विभाजन। अब होगा इसमें विभाजन, हमें अगुणित यानी शुक्राणु की प्राप्ति करनी है। अगुणित स्पर्मेटेड बनेगा हमें, क्योंकि युग्मक होते हैं वो अगुणित होते हैं, जबकि ये क्या है? भी तो द्विगुणित है। अब इसमें होगा प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होगा। और अर्धसूत्री विभाजन कितनी अवस्था में पूर्ण होता है? 2 में। अर्धसूत्री प्रथम और अर्धसूत्री सेकेंड। तो यहां पर अर्धसूत्री प्रथम होगा पहले। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन किसमें? इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, जिसके फलस्वरूप 2 बराबर आकृति की कोशिकाएं बनती हैं, N और N। अब इसे हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्योंकि अर्धसूत्री प्रथम विभाजन वास्तविक अर्धसूत्री होता है, गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है इसमें? आधी। तो गुणसूत्रों की संख्या 2n से कितनी होगी यहां पर? n। अब अभी अर्धसूत्री पूरा नहीं हुआ है, अब होगा अर्धसूत्री सेकंड। अर्धसूत्री सेकंड। और अर्धसूत्री सेकंड जो होता है वो कैसा होता है? समसूत्री के समान, समसूत्री के समान। और समसूत्री के समान होगा तो गुणसूत्रों की संख्या आधी नहीं होगी। तो इस एक एक n से 2 n बन जाएंगे। अब इन्हें हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिड। अंत में हमें अगतिशील गोलाकार संरचना स्पर्मेटिड प्राप्त हो गया। तो प्रथम अवस्था ये, दूसरी ये और तीसरी
ये, और तीसरी की अंतिम अवस्था में हमें क्या प्राप्त हुआ, स्पर्मेटिड हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, तो हम इसलिए कह सकते हैं कि प्रथम जो अवस्था होती है स्पर्मेटोजेनेसिस की, जिसमें स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता है, वो सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर हमें स्पर्मेटिड ही प्राप्त होता है। अब इससे एक चम्मच की आकृति की गतिशील संरचना जो प्राप्ति होगी, जिसे हम स्पर्म बोलते हैं, वो होगी स्पर्मियोजेनेसिस की क्रिया के द्वारा, स्पर्मियोजेनेसिस। और ये क्या होता है, स्पर्म। तो दूसरी स्टेप कौन सी थी, स्पर्मियोजेनेसिस, जिसके दौरान इस अगतिशील संरचना से इस गतिशील संरचना स्पर्म के निर्माण की क्रिया विधि को क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस, अर्थात अगतिशील गोलाकार स्पर्मेटिड अगुणित संरचना से गतिशील चम्मच की आकृति की तंतुनुमा पूंछ युक्त संरचना के निर्माण की, शुक्राणु के निर्माण की क्रिया विधि स्पर्मियोजेनेसिस कहलाती है। ये आपका स्पर्मेटोजेनेसिस है, उसकी प्रथम स्टेप ये है, यानी स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट क्लास में हम कि इस अगुणित संरचना से स्पर्मेटिड यानी स्पर्म कैसे बनता है वो हम लेंगे। जय हिंद।